हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बहुलक के संबंध में डिस्कस करेंगे। बहुलक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है। ये हमारे आरएस मेंस का टॉपिक है। आरएस मेंस में दिया हुआ है बहुलक तथा उसके उपयोग, पॉलीमर एंड देयर यूज। बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका निर्माण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पॉली, दूसरा होता है मर। पॉली का मीन्स क्या होता है, अनेक। पॉली का मीन्स किससे लिया जाता है, अनेक से लिया जाता है। और मर का मीन्स क्या होता है, यूनिट से। यहाँ पर मर का मीन्स लिया गया है, कोई भी इकाई है, यूनिट है, उससे कि इसका मीन्स लिया गया है मर का मीन्स। तो बहुलक, पॉलीमर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पॉली और दूसरा होता है मर। सरल शब्दों में हम देखें तो बहुत सी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, वो जुड़ेगी और उनके जुड़ने से किसका निर्माण होगा, एक बहुलक का है, उसका निर्माण होगा। जिस प्रकार से हम बात करें कि माला का निर्माण किस से होता है, विभिन्न प्रकार के मोती हैं, उनके जुड़ने से एक माला का निर्माण होता है। डिब्बों के जुड़ने से हम बात करें तो किसका निर्माण होता है, एक ट्रेन का निर्माण होता है। उसी प्रकार छोटे छोटे इकाइयाँ हैं, यूनिट है, उनके जुड़ने से किसका निर्माण होगा, बहुलक का निर्माण होगा। डेफिनेशन हम देखें तो जब छोटे छोटे सरलतम अणु उनको आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाया जाता है तो उस बड़े अणु को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन है, वो इस प्रोसेस को कहा जाता है। इस जो पूरी प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, बहुलीकरण कहा जाता है। हम बात करें छोटे अणु, तो छोटे अणुओं को क्या कहा जाता है, एकलक, मोनोमर, इन्हें कहा जाता है। और इन्हीं मोनोमर के जुड़ने से किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है, पॉलीमर का निर्माण होता है। बहुलक, जिसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से भाग है, तो दो श्रेणियों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक, दूसरे होते हैं कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक, जिन्हें कहा जाता है। तो दो भागों में इन्हें डिवाइड किया जा सकते हैं। जो प्रकृति से हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें नेचुरल पॉलीमर्स का कह दिया, प्राकृतिक बहुलक बहुलक कह दिया। और जो हम मानव द्वारा निर्मित हैं उन्हें कृत्रिम या फिर संश्लेषित बहुलक कहा जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा जाता है। डेफिनेशन हम देखें तो दी हुई है। प्राकृतिक बहुलक, ऐसे बहुलक जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्राकृतिक रबड़, स्टार्च, सेलुलोज, रेजिन। इसके अलावा हम बात करें कि न्यूक्लिक अम्ल जो हमारे डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, कॉटन, ऊन, रेशम, ग्लाइकोज, प्रोटीन, स्टार्च, ये किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल आ जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, हम प्राकृतिक बहुलक है, इसी में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रबड़ की। तो प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, ये हमें वृक्ष से प्राप्त होता है। और वृक्ष से किस फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है। जिस लिक्विड जो हमें प्राप्त होता है, इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, लेक्टस या फिर रबड़ सीड कहा जाता है। एक वृक्ष से हमें किस फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, लिक्विड की फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसे रबड़ सीड या क्या कहा जाता है, लेक्टस कहा जाता है। प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक होता है, तो ये होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, पॉली आइसोप्रीन या फिर प्राकृतिक रबड़ है, इसका निर्माण होता है। जो वृक्ष हमें लिक्विड के फॉर्म में तरल पदार्थ प्राप्त हो रहा है, जिसे हम लेक्टस कहते हैं, इस लेक्टस को एसिडिक अम्ल मिलाकर क्या किया जाता है, ठोस रूप में बदला जाता है। इस जो लिक्विड हमें प्राप्त हो रहा है, लेक्टस जिसे कहा जाता है, इस लेक्टस को एसिडिक अम्ल में मिलाया जाएगा और इसे क्या किया जाएगा, कुछ ठोस पदार्थ है उसमें बदला जाता है। ठोस करेंगे जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होता है, रबड़ अत्यंत प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य वाला होता है। क्या होता है कि अत्यंत क्या होता है, प्रत्यास्थ होता है, और उसकी तनन सामर्थ्य है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रत्यास्थ है उसको बढ़ाने के लिए, इसके तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, इसको अप्रत्यास्थ बनाने के लिए, प्रत्यास्थ बढ़ाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको अप्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या किया जाएगा, सल्फर में मिलाकर इसको गर्म किया जाएगा। सल्फर में मिलाकर जब इसको गर्म कर लिया जाएगा, जिस प्रोसेस को हम वल्नीकरण कहते हैं, उसके पश्चात ये क्या होगा, थोड़ा और अधिक कठोर हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। इस प्रकार जो रबड़ हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, कम घिसने वाला होगा, मजबूत होगा और कठोर होगा, अप्रत्यास्थ बन जाएगा। पहले इसकी प्रत्यास्थता क्या थी, कम थी, लेकिन अब इसकी प्रत्यास्थता है वो बढ़ गई है, अप्रत्यास्थ हो गया है, कठोर हो गया है, मजबूत हो गया है, और साथ ही साथ क्या हो गया है, कम घिसने वाला हो गया है। तो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलीकरण होता है, आइसोप्रीन का बहुलीकरण होता है,
लैक्टेस अम्ल में पहले हमने एसिडिक अम्ल मिलाया और इसे ठोस रूप में बदला। जो प्राप्त हुआ वो क्या था? अत्यंत प्रत्यास्थ था, कम तनन सामर्थ्य वाला था, इसलिए हमने इसे सल्फर में मिलाकर गर्म किया तो हमें कठोर है वो रबड़ प्राप्त होता है। अतः इसे परिष्कृत उत्पाद है, पहले वाले से कोई भी उत्पाद है वो नहीं बनाए जा सकते थे, इसलिए इसकी तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए किसमें मिलाया? सल्फर में मिलाकर गर्म किया। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? वल्नीकरण कहा गया है। और जो रबड़ हमें प्राप्त हुआ है उसकी अब क्या हो गया है? वो कम घिसने वाला हो गया है, मजबूत हो गया, कठोर हो गया है। सेकंड हम बात करते हैं संश्लेषित बहुलक, कृत्रिम बहुलक की। संश्लेषित या फिर कृत्रिम बहुलक है वो किसे कहा जाता है? मनुष्य द्वारा जो भी निर्मित बहुलक है उन्हें क्या कहा जाता है? कृत्रिम या फिर संश्लेषित बहुलक की श्रेणी में रखा गया है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जितने भी कृत्रिम रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे की जैसे कि नायलॉन 66 है, टेरिलिन है, रेयोन जिसे डेक्रोन भी कहा जाता है, तो ये कृत्रिम रेशे होते हैं। प्लास्टिक है, संश्लेषित रबड़ है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो मनुष्य द्वारा जो निर्मित बहुलक है उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम बहुलक या फिर संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़ या फिर कृत्रिम रबड़। कृत्रिम रेशे हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम रेशे हैं उनकी। कृत्रिम रेशे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नायलॉन 66, टेरिलिन, रेयोन, ये मेनली किसके एग्जाम्पल होते हैं? कृत्रिम रेशे के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन 66 इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? कौन से ऐसे अम्ल हैं जिनके संघनन से इसका निर्माण होता है? तो नायलॉन 66 ये दो अम्ल हैं, उनके संघनन से बनाया गया, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एपिडिक अम्ल और सेकंड होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एपिडिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, इनके संघनन से किसका निर्माण होता है? नायलॉन 66 का निर्माण होता है। नायलॉन 66 इसका निर्माण किससे होता है? एपिडिक और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, इनके बहुलकीकरण से या इनके संघनन से किसका निर्माण होगा? हमने बात की नायलॉन 66 का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं इसका यूज़ क्या होते हैं। नायलॉन 66 है, इसके यूज़ है वो किन किन चीज़ों में किया जा सकता है? मशीनों के गियर बनाने के लिए, बियरिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड हम बात करें, टायर, कपड़े, रस्सियाँ है, ब्रश है, इत्यादि को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो नायलॉन 66 है वो भी वर्तमान में बहुत अधिक यूज़ किया जा रहा है मशीनों की गियर, बियरिंग बनाने के लिए। टायर, कपड़े भी बनाए जाते हैं, रस्सी भी बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की रस्सियाँ, ब्रश है वो भी इनसे बनाए जाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं टेरिलिन। टेरिलिन है, इसका भी निर्माण है वो भी दो अम्ल के मिलने से बनता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए हम इसके वर्ड से ही हम पता लगा सकते हैं कि टेरिलिन का निर्माण किससे होता है। टेरिलिन, एक तो इसमें आता है टेरी, तो टेरी का हम ले लेंगे टेरेप्थिलिक अम्ल, और सेकेंड वर्ड आता है लीन, तो लीन से हम ले लेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। तो टेरिलिन है, इसका निर्माण किससे होता है? एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थिलिक अम्ल है, इनके संघनन से किसका निर्माण होता है? टेरिलिन का निर्माण होता है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक अम्ल, इनके संघनन से किसका निर्माण होगा? टेरिलिन का निर्माण होगा। और इसी टेरिलिन को क्या कहा जाता है? दूसरा शब्द है डेक्रोन, भी इसे कहा जाता है। टेरिलिन का दूसरा वर्ड हमें क्या देखने को मिलता है? डेक्रोन। टेरिलिन का वर्तमान में यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कपड़े, नाव की पोल, बेल्ट, चुंबकीय टेप, फिल्म आदि बनाने में किसका यूज किया जाता है? टेरिलिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे वर्ड आता है वो है रेयोन। रेयोन क्या है? रेयोन है वो सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोया जाएगा और पहले क्या किया जाएगा? इस रेयोन को, सेल्यूलोज को साफ किया जाएगा। रेयोन को बनाने की एक प्रोसेस दी हुई है कि सेल्यूलोज को या फिर कागज़ को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर पहले इसको साफ करेंगे। साफ करने के पश्चात इसे कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर क्या किया जाएगा? विलयन, सेल्यूलोज का विलयन है वो प्राप्त किया जाएगा। पहले हमने इसको साफ किया, साफ करने के पश्चात इसको CS2 कार्बन सल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड, उसके घोल में सेल्यूलोज को विलियम है वो प्राप्त किया जाता है। जो विलियम हमें प्राप्त होता है उस विलियम को महीन छिद्रों से प्रवाहित किया जाता है। महीन छिद्रों से प्रवाहित करने के पश्चात उसे तरन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें छोड़ा जाता है, जिससे हमें रेयोन के क्या होते हैं? महीन छिद्र है, चमकदार रेशे वो प्राप्त होते हैं। साफ करने के पश्चात हम क्या करेंगे? एक पात्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और एक हमारा ये पात्र है जिसमें क्या है? महीन छिद्र है। तो इस कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर इस सेल्यूलोज को क्या करेंगे? विलियम को छोटे छोटे महीन छिद्र है उनसे प्रवाहित करने के पश्चात इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसे हमें क्या प्राप्त होते हैं? रेयोन के चमकदार रेशे हैं वो प्राप्त होते हैं। और इन रेशों का यूज किस में किया जाता है? वस्त्र निर्माण में, धागे बनाने के लिए और दरिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किन किन चीज़ों में?
वस्त्र निर्माण, धागे बनाने और दरिया बनाने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक का। कृत्रिम रेशे के पश्चात हम सेकंड देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉलीथीन, सेकंड हम देखते हैं पीवीसी। तो प्लास्टिक में हम बात करेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, तो ये एथीन के उच्च अणु हैं और पॉलीथीन में क्या होते हैं, एथीन के उच्च अणु, उनके बहुलीकरण से बनता है पॉलीथीन। एथीन के उच्च अणु हैं, उनको उच्च ताप और उच्च दाब में उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, बहुलीकरण की क्रिया की जाएगी और उसी से किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथीन के अणुओं को उच्च ताप और उच्च दाब में, एथीन के अणु हैं उनको उच्च ताप और उच्च दाब में बहुलीकरण किया जाएगा, जिससे हमें किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन प्राप्त होती है। इस पॉलीथीन का वर्तमान में बहुत अधिक यूज होता है। हम वर्तमान में अपने आसपास में पॉलीथीन का यूज देख सकते हैं कि थैलियाँ बनाने, सांचे की ढली हुई वस्तुएं, पाइप, ट्यूब आदि बनाने में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। सेकेंड हम देखते हैं वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे प्राप्त होता है, विनाइल क्लोराइड होता है, इसके बहुलीकरण से किसका प्राप्त होता है, हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो प्राप्त होता है। एथीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होगा, प्लास्टिक, और पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो किससे बहुलीकरण से, विनाइल क्लोराइड है, इसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। बहुलीकरण में क्या किया जाता है, उस ताप और उस दाब में क्या किया जाता है, इसको प्रेक्षित किया जाता है। यूज वर्तमान में इसका क्या किया जाता है, पीवीसी का यूज है। पाइप, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने, फोनोग्राफ की रिकॉर्ड, विद्युत परतें आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो बहुत अधिक इसका यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार की पाइप बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए, चप्पल, थैले, बरसाती जो भी कपड़े होते हैं, खिलौने बनाने के लिए बच्चों के, फोनोग्राम की रिकॉर्ड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है और विद्युत रोधी परतें बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड हम देखते हैं वो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे क्या कहा जाता है, ओलोन भी कहा जाता है। थर्ड है हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। विनाइल साइनाइड है, साइनाइड, इसके बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, ओलोन का निर्माण होता है। विनाइल साइनाइड या फिर इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कहा जाता है, इसके बहुलीकरण से किसका निर्माण होगा, पॉलीविनाइल साइनाइड या फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ओलोन का निर्माण होता है, PAN जिसे कहा जाता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, वर्तमान में इसका यूज़ है वो स्वेटर, ऊन जैसे जो भी तंतु हैं या फिर जिससे तकिए, गद्दे आदि बनाए जाते हैं, उसमें इसका यूज़ है वो किया जाता है। फोर्थ हम बात करते हैं वो है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन है, इसका भी बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से ये हमें प्राप्त होता है। पॉलीस्टायरीन किससे प्राप्त होता है, विनाइल बेंजीन है उसके बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं और इसका यूज़ है वो चाय के कप, बोतल के ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, उसके भाग बनाने के लिए, दीवारों की टाइल्स बनाने के लिए, पैकिंग सामग्री बनाने के लिए इसका यूज़ है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है अपने संश्लेषित रबड़ या फिर कृत्रिम रबड़ जिन्हें हम कहते हैं। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ब्यूना एस टाइप के, दूसरे होते हैं ब्यूना एन टाइप के। ब्यूना है, ब्यूना के मीन्स हम ले सकते हैं कि मीन्स ब्यूटाडाइन और ना मीन्स सोडियम उत्प्रेरक है, इनको दर्शाता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो तेल की टंकियाँ बनाने के लिए, टायर, ट्यूब, चिकित्सा के उपकरण, पेट्रोल, नल, जूते इत्यादि को बनाने के लिए इसका यूज़ है वो किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा बहुलक कौन कौन से होते हैं, क्या डेफिनेशन है और इसके किस प्रकार के यूज हैं। तो बहुलक में हमने देखा डेफिनेशन की, हमने बात की थी कि छोटे छोटे जितने भी इकाई हैं उनके दौरान से जो संरचना बनती है उन्हीं को क्या कहा गया, बहुलक कहा गया है। दो शब्दों के से मिलकर ये बना है पॉली तथा मर्से। डेफिनेशन की हमने बात की थी कि छोटे छोटे सरलतम अणु वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़े अणु का निर्माण करेंगे, जिसे बहुलक कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन इसकी जो मेथड होती है, दो भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरे होते हैं संश्लेषित। प्राकृतिक में हमने बात की प्राकृतिक रबड़ की, जो एक वृक्ष लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसे रबड़ सीड या लेक्टस कहा जाता है। और इस लेक्टस को क्या किया जाता है, हमने एसिडिक अम्ल में मिलाकर ठोस किया था। ठोस करने के पश्चात ये क्या था, ये अत्यंत प्रत्यास्थ था और कम तनन सामर्थ्य वाला था, इसलिए इसकी तनन सामर्थ्य वो बढ़ाने के लिए, प्रत्यास्थ है उसको बढ़ाने के लिए, अप्रत्यास्थ बनाने के लिए इसको सल्फर में मिलाकर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे इसकी कठोर हो जाता है, अप्रत्यास्थ हो जाता है। सेकंड हमने बात की थी वो थी संश्लेषित बहुलक की, और इसमें हमने देखे थे नायलॉन 66, टेरेलिन, रेयोन जिसे डेक्रोन भी जाता है। नायलॉन 66 की हमने बात की तो इसमें हमने देखे थे कि इसका निर्माण है वो एपिडिक अम्ल और हेक्सा डाई एमीन अम्ल है,
इनके संघनन से बनता है। इसके अलावा हमने जो बात की थी वो थी टेरिलिन की। ये वर्ड्स हैं वो हमें 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बाद में अच्छे से याद हो जाएंगे। टेरिलिन है वो, इसका किससे निर्माण हो रहा था, तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल है, उनके संघनन से किसका निर्माण हो रहा था, टेरिलिन का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट हमने बात की थी वो थी रेयोन की। तो रेयोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलियम में भिगोकर जो सेलुलोज है उसको पहले साफ करेंगे। साफ करने के पश्चात सेलुलोज को साफ करने के पश्चात उसे कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में सेलुलोज को क्या किया जाता है, सेलुलोज का विलियम प्राप्त किया जाता है। और इस विलियम को पहले हम महीन छिद्र से गुजारेंगे, फिर इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें छोड़ा जाता है, जिससे हमें रेयोन के रेशे है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हमने नेक्स्ट देखे थे वो थी प्लास्टिक की बात की थी। प्लास्टिक है उसमें हमने काफ़ी प्रकार के प्लास्टिक देखे थे, जैसे कि हमने बात की थी पॉलीथीन की। एथीन के उल्लक है, उनके बहुलीकरण से किसका निर्माण हो रहा था, पॉलीथीन का। नेक्स्ट हमने बात की थी प्लास्टिक में पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त हो रहा था। थर्ड हमने देखा था पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है वो किसके बहुलीकरण थे, तो वो साइनाइड के बहुलीकरण से हमें प्राप्त हो रहा था। और फोर्थ हमने बात की थी वो थी पॉलीस्टायरीन। तो स्टायरीन है वो किसके बहुलीकरण से, वो विनाइल बेंजीन या फिर स्टायरीन के बहुलीकरण से किसका प्राप्त हो रहा था, हमें पॉलीस्टायरीन प्राप्त हो रहा था। और नेक्स्ट हमने बात की थी वो थी कृत्रिम रबड़ की, जिसमें हमने ब्यूना एस और ब्यूना एन टाइप के रबड़ देखे थे। और उसका यूज़ हमने देखा था, संश्लेषित रबड़ है उसका यूज़ हमने तेल की टंकियाँ बनाने में, टायर ट्यूब में देखा था, और मेडिकल सेक्टर में इसका यूज़ है वो बहुत अधिक किया जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है।